आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता। जोशी जी का जो इंटरव्यू था, उन्होंने पूछा भी था आपसे कि ये गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहाँ पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने दरवाजे बंद कर दिए। और दूसरी चीज, हमारे वह पड़ोसी देश हैं और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए, तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग ले लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? लेकिन ये उनकी मर्जी पर है। मैं एक सुझाव दे रहा हूं उनको। लेकिन रक्षा मंत्री के तौर पर आपने तो कहा कि हम घुस के मारेंगे। देखिए, आतंकवादियों को कम से कम यहाँ पर इस प्रकार की हरकत करने की इजाजत हम नहीं देंगे भारत सीमा के अंदर, या बांध कर चलिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और सीमा पार भी। अब चलिए देखेंगे क्या होगा। क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह सब यही कह रहे हैं कि जो मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी और मस्कुलर डिफेंस पॉलिसी, मतलब अग्रेसिवनेस जो है बीजेपी में, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और भी एग्रेसिव होते जा रहे हैं। आपके सबके बयान, मैं समझता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट हो, मोदी जी की लीडरशिप की, हम लोगों का कभी भी कोई रोल एग्रेसिव नहीं रहा है, कोई भूमिका एग्रेसिव नहीं रही है। हम लोगों की भूमिका जब भी रही है, जिस भी मुद्दे को लेकर रही है, पूरी तरह से बैलेंस रही है, संतुलित रही है। जी, एक तरफ वासुदेव कुटुंबकम जैसे आपने कहा था G20 के दौरान, और दूसरी तरफ विश्व गुरु भी। तो फिर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकते? क्यों? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। पूरा विश्व है, हमारा परिवार है, हम परिवार मानते हैं। विश्व गुरु तो फिर वो मस्कुलर वाली बात आ गई। ज्ञान और विज्ञान के मामले में भारत पहले जिस ऊंचाई पर था, भारत को हम उसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। विश्व गुरु का यह मतलब यह होता है कि केवल अपना कल्याण करना, यह नहीं मतलब होता है, बल्कि हमारे पास जो भी ज्ञान और विज्ञान है उससे सारा विश्व लाभान्वित हो, जिस विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। उद्देश्य यही होता है। एक और बात जो अब रह गई है वो है पीओके की बात। वो भी आपके एजेंडा में है भारतीय जनता पार्टी में? एजेंडा वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूँ कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, और कश्मीर जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीओके में रहने वाले लोग यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको भी भारत में मर्ज कर दिया जाए, हम मर्ज होना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश होगी, ये उनकी इच्छा होगी, ये उनकी मुराद होगी कि भारत के साथ रहना चाहेंगे, वही मांग करेंगे, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। अब वैसे तो पीओके हमारा था, है, और पीओके हमारा रहेगा। आप रक्षा मंत्री भी हैं और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और कश्मीर में आपने दौर देखा है, एक पुराना दौर देखा है और आज का दौर। बहुत खराब दौर था।
जमीन आसमान का अंतर है। और उस समय मैं जाता था बहुत सारे गृह मंत्री के रूप में भी लोगों से, क्योंकि उस समय सरकार थी मिलीजुली पीडीपी के साथ, लोगों से भी बहुत कोशिश की गई बातचीत करने की ताकि ये सब सारी गतिविधियां बंद हों, अलगाववाद का रास्ता लोग छोड़ें। लेकिन उस समय बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन धारा 370 समाप्त होते ही बात समझ में आ गई। और उससे पहले का भी एक और दौर फिर था। अब इस समय कश्मीर अपनी विकास की राह पर आगे बढ़ चला है। लोग ये महसूस करते हैं कि वहाँ पर शांति है, अमन अमान का माहौल है। और एक आप अटल जी के कैबिनेट में भी थे, उस वक्त का दौर भी था कश्मीर का, जब कारगिल युद्ध भी हुआ था, तब भी आप कैबिनेट में थे, आपने वो दौर भी देखा है कश्मीर का। देखा है। उस वक्त का कुछ बताइए हमें। उस समय मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले थोड़े समय के लिए मैं आया था सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में। नेशनल पॉलिटिक्स में बस हमारी एंट्री ही हुई थी, आप ये मान लीजिए। उस समय तो बहुत ज़्यादा कश्मीर को देखने समझने का उस समय हमको अवसर नहीं मिला था, बस सुनी सुनाई बात। तो सुनी सुनाई बात की यहाँ पर मैं चर्चा करूँ, फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। आप उस वक्त अडवाणी जी वैसे के अटल साथ जी भी चाहते थे कि वहाँ की स्थिति सामान्य हो, बहाल हो, लेकिन उस समय भी अलगाववादी ताकतें अपना काम कर रही थी। और उन्होंने बराबर लोगों के साथ बातचीत करने की पूरी कोशिश की, बातचीत किया भी। पर राजनाथ जी, मैंने खुद देखा हुआ है, आप अडवाणी जी के घर हुआ करते थे और उस वक्त अरुण शौरी जी भी थे, आप बात कर रहे थे कश्मीर के बारे में। मैं बाहर खड़ी थी पर मुझे पता था कि आप लोग सब कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। वो भी आपसे सलाह मशवरा करते थे उस वक्त। अडवाणी जी आपसे बात करते थे, वो उस टाइम नहीं, आप उस समय की बात कर रहे हैं जब मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया था, तब की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें बात करते थे कश्मीर की स्थिति को लेकर, तो हम लोग चिंतित थे ही, लेकिन हम लोगों की सरकार उस समय नहीं थी। जब मैं पार्टी प्रेसिडेंट बना था तो हमारी सरकार यहाँ केंद्र में नहीं थी, तो उसमें हम लोग चर्चा करते थे, ये बात सही है। और जब आप पार्टी प्रेसिडेंट भी थे तब भी, और आपका जो यात्रा भी आपने एक निकाली थी, सुराज्य क्या था वो? सुरक्षा यात्रा। नहीं, वो सुरक्षा यात्रा आपने, हाँ, मैंने वो कवर किया था। निकाली थी, आधे भारत में अडवाणी जी ने उस वक्त भी, आई रिमेम्बर दैट, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आपसे मीडिया के लोग आके आपसे बात करते थे। उस वक्त भी आपने कश्मीर के बारे में भी आप बात करते थे कि हाँ, इंटेग्रिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, उसके बारे में भी आप और डी रेडिकलाइजेशन की जब बात होती थी उस वक्त भी आप बात करते थे, क्योंकि उस वक्त हुजी वगैरह, सिमी हुजी, वो उस टाइम हावी थे, नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर वो थे उस वक्त। तो उस वक्त डिड यू रियली थिंक कि एक दिन आएगा ऐसे जब मैं रक्षा मंत्री बनूंगा और या फिर होम मिनिस्टर बनूंगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये लगता था कि हालात जितनी तेजी के साथ कश्मीर के, सारे देश की जितनी तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, इस कांग्रेस को जाना है और भारतीय जनता पार्टी को आना है, ऐसा लगता था। और मैं कह सकता हूं कि थोड़ा विश्वास भी मन के अंदर पैदा होता था। लेकिन वो समय आ गया 2014 में, और मोदी जी के नेतृत्व में क्लियर मेजॉरिटी के साथ पहली बार भाजपा लेड एनडीए गवर्नमेंट बन गई, और भाजपा को तो क्लियर मेजॉरिटी उसी समय मिल गई 2014 में। और अब आप इलेक्शन फिर लड़ रहे हैं। अब पहले ही बार की तरह कि आप कैंपेन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी करते नहीं हैं, आप वैसे ही जीत जाते हैं बिना कैंपेनिंग के। अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का पूरा विश्वास प्राप्त है।